अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो की तरह हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स Zero 8 को, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू कहाँ पर है। और इसका रिव्यू थोड़ा लेट होने के पीछे रीज़न ये है कि मैं मार्केट के एनालिसिस का वेट कर रहा था कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लोग इस मोबाइल फ़ोन को किस तरह रिसीव कर रहे हैं। और उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन को ज़रा ज़्यादा टेस्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये इन्फिनिक्स का पहला फ़ोन है जो कि मैंने इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए रिलेटिवली न्यू थी, तो उनको टेस्ट करने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन फाइनली इसका जो रिव्यू है आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। अब इसका जो गिव अवे है वो आज इस रिव्यू के लाइव होते ही इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अनाउंस कर दूंगा। और जो विनर्स हैं वो ऑलरेडी वही लोग होंगे जिनने अनबॉक्सिंग वीडियो के ऊपर कॉमेंट किया है। तो इस वीडियो के नीचे एंट्री डन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जो विनर है वो उस वीडियो से पिक किए जाएंगे जो कि इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। इन्फिनिक्स Zero 8 जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 39,999 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल फ़ोन के साथ इसका एक लोअर वेरिएंट इन्फिनिक्स 8i भी आया है। आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड लग रहे थे मुझे उस सेलफोन के अंदर, तो अगर वो सेलफोन मैं अरेंज कर पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी अनबॉक्सिंग और एक जनरल फर्स्ट इंप्रेशन ले आऊँ, क्योंकि मोर और लेस सेम ही है दोनों डिवाइसेस, कुछ बेसिक की फीचर्स का डिफरेंस है। हैविंग सेड दैट, इस मोबाइल फ़ोन के रिव्यू की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नया है और आपको बैक साइड पर ये डायमंड पैटर्न डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का कैमरा डिज़ाइन है जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल लगता है। आप दूर से अगर इस फ़ोन को देखेंगे आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इन्फिनिक्स का Zero 8 है। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो कैमरा सेटअप है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। लाइक इसके अंदर काफ़ी ऐसी जगह है जिसको श्रिंक किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये कैमरा सेटअप ज़रा छोटा हो जाता। लेकिन आई थिंक इन्फिनिक्स ने जानबूझकर इस सेटअप को बड़ा रखा है ताकि ये दूर से नज़र आ सके। बैक साइड जो है वो प्लास्टिक की आपको देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा शाइनी प्लास्टिक है, जिसकी वजह ये है कि आपको इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि शाइनी प्लास्टिक हमेशा ही शाइन करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके बैक पे केस चढ़ा कर रखें, क्योंकि एक तो इस पर फिंगरप्रिंट ज़्यादा आएंगे और दूसरा शाइनी प्लास्टिक होने की वजह से इसके स्क्रैच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल दो इस मोबाइल फ़ोन के हमने जितने भी बी रोल्स निकाले हैं ये बैक पर ले किया गया था और इस पर अभी तक स्क्रैच नहीं आया, तो जनरल फ़ोन्स की निस्बत इसकी स्क्रैच रेजिस्टेंस हमें बेहतर लगी है। लेकिन ओवरऑल आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इसके ऊपर केस चढ़ा कर रखें। जो बैक पर कैमरा सेटअप है इसके ऊपर आपको ग्लास देखने को मिलता है, तो ये आराम से स्क्रैच नहीं होगा। इवन अगर आप इसके ऊपर मेटल की कोई चीज़ फेर देते हैं तब भी जो स्क्रैचेस है वो यहाँ पर शो नहीं होते। तो कैमरा सेटअप को नीचे रखते हुए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ग्लास की जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है। बॉडी भी यहाँ पर जो मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बॉडी है। तो बिल्ड क्वालिटी वाली साइड से आपको ज़्यादा सरप्राइजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो बटन्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्टाइल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं बटन। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो 6.85 इंचेस का डिस्प्ले है, तो ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी ज़्यादा बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो स्पिल शेप डिज़ाइन के अंदर आता है और अगेन फ्रंट पर भी ग्लास दिया गया है और जो कैमराज हैं वो ग्लास के नीचे हैं, तो आई वुड से कि इस पर स्क्रैचेस आराम से नहीं पड़ेंगे। तो आपको फ्रंट साइड की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस एरिया के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एज़ फार एज द डिस्प्ले इज़ कंसर्न, तो यहाँ पर 6.85 इंचेस का जो डिस्प्ले है ये 1080p वीडियो रेजोल्यूशन के साथ आता है और एक LCD IPS डिस्प्ले है। एज अ LCD डिस्प्ले अगर आप कलर्स की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर कलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। अगर आप एंगल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ एन LCD डिस्प्ले, तो आपको IPS वाले जो एंगल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर ये डिस्प्ले दूसरे डिस्प्लेस की निस्बत ज़रा बेटर चला जाता है वो ये है कि ये इन्फिनिक्स का पहला सेलफोन है जो कि हाई रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट शो होता है, जिसकी वजह से आपको ये मोबाइल फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लगेगा। लाइक अगर आप नॉर्मल फ़ोन की निस्बत इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम ब्राइट है, तो अगर आप इसको डे लाइट के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जितनी बाकी सेल फोन्स इस रेंज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। एंड आई वुड से कि ब्राइटनेस थोड़ी बेहतर होती तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपको तकरीबन 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन आई वुड स्टिल ट्रेड ऑफ दैट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस फॉर द 90 हर्ट्ज जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मूव है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड रही है जो कि कम प्राइस टैग के फ़ोन्स लॉन्च करता रहा है और
इनोवेशन वाली साइड पे हमेशा पीछे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब उनने वाकई ही कोई स्टेप लिया है ना, एंड यू कैन से कि मार्केट के अंदर कुछ नया प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इस प्राइस कैटेगरी में 2 या 3 ब्रांड्स टोटल हैं जो कि हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से इन्फिनिक्स जो है वो मुझे काफ़ी आगे नज़र आ रहा है। डिस्प्ले की बात हो गई है तो इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और इंटरनल्स वाली साइड वो साइड है जहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन्फिनिक्स के बाकी सेल फोन्स की निस्बत। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G90 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। और इसको गेमिंग कहने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप गेम्स की बात करते हैं तो गेम के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी रही है, और ये पहला सेल फोन नहीं है जो कि इस चिपसेट के साथ आ रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी। Antutu के ऊपर तकरीबन 2,80,000 का स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर चल जाती है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट चाहिए तो आपको उसको वेरी हाई सेटिंग पे चलाना पड़ेगा, तब जाकर आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर ही आपको मैक्सिमम सेटिंग प्रोवाइड कर देता है। जो पबजी है, पबजी के ऊपर आपको यहाँ पर जो सेटिंग देखने को मिलती है वो बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कम है इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन पबजी का मसला ये है कि पबजी मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस से ज़्यादा लाइसेंसेस पे डिपेंड करती है। तो लेट्स से अगर एक मोबाइल फ़ोन अल्ट्रा फ्रेम रेट को सपोर्ट कर भी सकता है, अगर उस कंपनी ने पबजी से जाकर लाइसेंस नहीं लिया तो वो उनको अल्ट्रा सेटिंग प्रोवाइड नहीं करते। यही वजह है कि ये सेम चिपसेट कुछ और सेलफोन्स के ऊपर आपको अल्ट्रा सेटिंग भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा डे टू डे टास्क की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि यहाँ पर G90T के साथ आपको 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो रैम का इस्तेमाल किया गया है वो LPDDR4X है, जो कि अगेन एक नई टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद एक ही और स्टेप आता है जो कि LPDDR5 बन जाता है, जिसके अंदर आपको बैटरी एफिशिएंसी मिलती है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करने वाला। मुझे कोई स्टटर देखने को नहीं मिला, कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मोबाइल फ़ोन स्लो हो। और परफॉर्मेंस वाली साइड से मैं इसको फुल मार्क्स दे सकता हूँ। और इस प्राइस कैटेगरी में या तो ये नंबर 1 होगा या ये नंबर 2 होगा, इससे ज़्यादा का जो डिफरेंस है वो मौजूद नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल फ़ोन एक परफेक्ट डिवाइस है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक ऐसा मसला है जो कि मुझे पसंद नहीं आया, और एक ऐसा मसला है जिसको आई वुड से कि आपने जैसे ही इस मोबाइल फ़ोन को परचेस करना है आपको उसको ऑफ कर देना चाहिए, और वो है इस मोबाइल फ़ोन के एड्स। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी कोई एड्स नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने ये मोबाइल फ़ोन ओपन किया था मैंने इसके ऊपर जो एड्स थे वो क्लोज़ कर दिए थे। आपने होम स्क्रीन के ऊपर जो मेन्यू है उसमें जाना है, अदर सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर जितनी चीज़ें ओपन है इन सबको क्लोज कर देना है, तो आपके जो एड्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। जब जहाँ तक बात है एड्स की, तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं। आपको ऐप्स की बहुत रिकमेंडेशन आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये कर लें। अदर देन दैट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर भी देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी नहीं है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आई नो कि इस कंपनी ने अगर आपको अच्छे प्रोसेसर और रैम प्रोवाइड करनी है और कम प्राइस में करनी है तो उन्हें पैसे बनाने के लिए एड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इन एड्स को टर्न ऑफ कर दें। बाकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। इन्फिनिक्स की अपनी XOS की थीम है, जो कि अगर आप पहले इन्फिनिक्स यूज़ करते रहे तो आपको डिफरेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप एक नया बंदा है तो आपको शायद डिफरेंट लगे, तो आप इस पर लॉन्चर चढ़ा सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पर काफ़ी नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर एक व्हाट्सएप का फीचर है जहाँ पर आप व्हाट्सएप के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लास्ट सीन मैसेजेस देख सकते हैं, तो आपका वो जो लास्ट सीन का टिक है वो भी नहीं जाएगा और आपको मैसेज रीड हो जाएगा। आप ब्यूटी मोड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी इंटीग्रेशंस जो है वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही बिल्ट इन देखने को मिल जाती हैं। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए आपको 2 तरीके दिए गए हैं। आपका जो फ्रंट कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जिसकी वजह से आपको जो स्पीड मिलती है अनलॉकिंग की वो बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिल जाती है। जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और मेरे हिसाब से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसी को आप सिर्फ ऑन करें, क्योंकि जो फेस आईडी है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर उससे ना सिर्फ तेज़ है बल्कि एक ऐसी जगह पे मौजूद है जिसको आपने वैसे भी फ़ोन को ऑन करने के लिए प्रेस करना ही होता है। आपके पावर बटन के अंदर ये मौजूद है, तो आप जैसे ही इस पर फिंगर रखते हैं ये ठक करके ऑन हो जाता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको फेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फेस आईडी के अंदर एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस किया है कि मेरे ऑफिस के अंदर 2-3 ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके ऊपर फेस आईडी उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही, उनका जो फेस है वो ऐड ही नहीं हो रहा। और स्पेशली असद के साथ ये मसला आता है, और असद के साथ ये पहले भी कुछ फ़ोन्स के ऊपर मसला आ चुका है। तो आई डोंट नो इस मोबाइल फ़ोन का मसला है या असद की शक्ल का मसला है, लेकिन असद की शक्ल अभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
तो मोबाइल फ़ोन जो है हम उसी का मसला इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन ये अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा टाइम रहेगा। और इन्फिनिक्स की अपडेट सब रेगुलर हो गई हैं, अभी भी आपको एंड्रॉयड 10 मिल रहा है, तो वो साइड जो है वो काफ़ी हद तक कवर्ड है। अदर देन दैट, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको USB Type-C के साथ नीचे वाली साइड पर बॉटम फायरिंग स्पीकर और आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। अब ये जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है, ये वाहिद ऐसा स्पीकर है जो कि इस मोबाइल फ़ोन पे आपको देखने को मिल रहा है। हमने इन्फिनिक्स नोट 7 पे देखा था कि स्टेरियो स्पीकर्स को इंक्लूड किया गया था, एंड आई वाज सीरियसली एक्सपेक्टिंग कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी किया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं किया गया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर होती तो मुझे बड़ी खुशी होनी थी, क्योंकि ये एक गेमिंग सेलफोन है और गेमिंग में जनरली आप फ़ोन को इस एंगल पे पकड़ते हैं और वो इजीली ब्लॉक हो सकता है। लेकिन जो ये सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे। और नोट 7 की निस्बत, इवन दो उसमें 2 स्पीकर्स थे, ये सिंगल स्पीकर बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर इसमें 2 होते तो ये बहुत बेहतर हो जाना था। लेकिन देन अगेन जो चीज़ है वो है। अदर देन दैट, यहाँ पर जो सिम कार्ड स्लॉट दी गई है वो एक फुल फ्लैश सिम कार्ड स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम लगा सकते हैं। तो ऑल दो इसके अंदर 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है वो बिल्ट इन देखने को मिल जाती है। आई थिंक अब टाइम आ गया है उस चीज़ के ऊपर फोकस करने का जिस पे इन्फिनिक्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको फ्रंट साइड पर 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं और बैक साइड पर 4 कैमरास अवेलेबल है, तो टोटल इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 6 कैमरास लगाए गए हैं। हम बैक साइड के जो कैमरास हैं उन पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का f1.9 वाला सेंसर है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंसर है। इसके साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और उसके अलावा यहाँ पर 2 डेप्थ सेंसर लगाए गए हैं। अब पहली चीज़ जो कि यहाँ पर मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये है कि ये जो दोनों डेप्थ सेंसर हैं ये मैक्रो और डेप्थ सेंसर नहीं है, बल्कि ये दोनों इन्फिनिक्स की अपनी किसी AI के काम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैक्रो की कैपेबिलिटी है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन के 8 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ देखने को मिलेगी, और यही 8 मेगापिक्सल का सेंसर एक ऑटो फोकस वाला अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, जो कि जनरली हम महंगे सेलफोन्स में देखते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको जो मैक्रो शॉट्स हैं वो नॉर्मल कैमरास की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मिलने वाली हैं, क्योंकि 8 मेगापिक्सल की इमेज आएगी। और दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट है उसमें भी आपको जो ऑटो फोकस है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर 3 कैमरास भी अवेलेबल होते तो ये वो सारे काम कर सकता था जो कि ये 4 कैमरास के साथ कर रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब चलते हैं इसकी क्वालिटी की तरफ। और जो बैक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, ये क्वाड बेरर सेंसर के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि 16 मेगापिक्सल के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप डिटेल की बात करते हैं तो मुझे डिटेल डे टाइम में और लो लाइट में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप इमेजेस को जूम इन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। जहाँ तक बात है कलर्स की, तो आई वुड से कि जो डायनामिक रेंज है वो मुझे उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। ये बहुत ज़्यादा फ्लैट इमेजेस देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की तस्वीर ले रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी दरख्त की पिक्चर खींच रहे हैं, आप गाड़ी की पिक्चर खींच रहे हैं, तो वो आंखों को उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगता, और ऐसा नहीं लगता कि वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा किसी महंगे कैमरा से खींची गई हैं। ऑन द फ्लिप साइड, ये जो चीज़ है, अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर इसकी पिक्चर को खींचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो फ्लैट इमेजेस हैं उसकी वजह से जो इंसान की स्किन है वो ऑरेंज नहीं होती, जबकि कुछ फ़ोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर कर देते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉन नेचुरल हो गया है ना। तो अगर आप इंसानों की तस्वीर इसके मेन कैमरा से खींचेंगे वो बहुत कमाल आने वाली है, लेकिन अगर आप इसकी तस्वीरें अगर किसी नॉर्मल सब्जेक्ट की खींच रहे हैं तो वहाँ पर जो डायनामिक रेंज है वो डे टाइम के अंदर भी मुझे कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आई। एंड आई वुड से कि उस चीज़ के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट है वो की जा सकती है। आइडियल सिचुएशन के अंदर दोनों चीज़ें बेहतर रहती हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं किया गया। इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्यूटी के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये AI के थ्रू सब कुछ हैंडल कर लेता है। HDR की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और HDR को मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कलर्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेटर आते हैं। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का भी मोड दिया गया है, लेकिन उसका भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि जो 16 मेगापिक्सल के रिजल्ट्स हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हैं, और जितने भी क्वाड बेरर सेंसर हैं ये चीज़ हम उसमें पहले भी नोटिस कर चुके हैं। एज़ फार एज द लो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ आर कंसर्न, तो यहाँ पर जो लो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है इस फ़ोन की वो मुझे पसंद आई है। जो कलर्स हैं वो डिसेंट आते हैं, जो लो लाइट की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है, तो नाइट मोड की वजह से आपको जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती हैं, और नाइट मोड वगैरह जो है इसका वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पर जो शटर स्पीड है जिस टाइम में वो तस्वीर खींचता है और जिस टाइम में वो प्रोसेस करता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है।
तो आपको उस साइड से कोई मसला नहीं आने वाला। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट्रेट शॉट्स भी मुझे यहाँ पर काफ़ी डिसेंट लगी हैं। आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों ही पोर्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं और आप पोर्ट्रेट शॉट को यूज़ करते हुए इस मोबाइल फ़ोन की जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो मैक्रो मोड यहाँ पर दिया गया है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। बैक कैमरा की अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो बैक कैमरा 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर हमने जनरली अब स्टैंडर्ड होता देख रहे हैं, क्योंकि 4K पहले बहुत कम फोन्स में आता था, लेकिन अब 4K जो है वो काफ़ी फ़ोन्स के अंदर बिल्ट इन आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं, बाय द वे इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है, तो ये 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे चला जाता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसी सेटिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो इमेज स्टेबलाइजेशन है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत डिसेंट लगी है और ये बहुत ज़्यादा जो जिटर है उसको रिमूव कर देता है। और अगेन इमेज स्टेबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक महंगे अच्छे कैमरा को एक बुरे कैमरा से डिफरेंट बनाती है, और ये चीज़ हमने कम फ़ोन्स में ही देखी है। स्लो मोशन जो यहाँ पर अवेलेबल है वो 960 फ्रेम्स पर सेकंड में अवेलेबल है, लेकिन आई थिंक जो एक्चुअल कैमरा है वो 240 फ्रेम्स को सपोर्ट करता है। जो 960 वाला है वो मुझे इंटरपोलेशन में लगा है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो अगेन स्लो मोशन अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो 240 फ्रेम्स जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रह सकती है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के जो कलर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है मेन कैमरा से। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के अंदर आपको वही कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉप करते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आपको कलर्स ऐसे लगेंगे कि एडिटेड है, और उसका नुकसान ये होगा कि इंसानों के फेस पे जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो उतना मज़ेदार नहीं आएगा, लेकिन जो सीनरी है वो अच्छी आ जाएगी। लो लाइट के अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो मुझे पसंद नहीं आया, और नाइट मोड जो है वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में काम नहीं करता। तो लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप मेन कैमरा का यूज़ करें या फिर खुद पीछे चले जाएं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो लो लाइट के लिए नहीं बना हुआ। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर भी आपको दो सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड टू माय सरप्राइज ये दोनों कैमराज हैं। ऐसा नहीं किया गया कि सिर्फ नाम के सेंसर्स लगाए गए हो। यहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो कि 12 मेगापिक्सल के रिजल्ट देगा, और सेकंड कैमरा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा में वही कैमरा लगाया गया है जो बैक साइड पे आपको अवेलेबल मिलता है। और यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसका रिजल्ट मुझे सेल्फीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो रिजल्ट है वो देखने में ऐसा लगता है कि आपने एक एडिटेड खूबसूरत इमेज खींची हुई है। और फ्रंट कैमरा के जो कलर्स हैं क्योंकि वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो डे टाइम या लो लाइट दोनों के अंदर ही जो फ्रंट कैमरा की सेल्फी परफॉर्मेंस है उससे मैं वाकई इंप्रेस हुआ हूँ। और अगर आप लो लाइट में भी पिक्चर्स खींचेंगे तो जो फ्रंट कैमरा है वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। जो चीज़ मुझे सरप्राइज़ कर गई वो ये है कि फ्रंट कैमरा में ज़्यादातर फीचर्स अवेलेबल है जो कि आपको बैक कैमरा में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर नाइट मोड है वो आपको फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिल जाता है, तो आप लो लाइट में भी इसकी पिक्चर्स खींच सकते हैं। यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा भी अवेलेबल है, और वाइड सेल्फी का जो पैनोरामा मोड है वो भी दिया गया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको 240 फ्रेम्स पर सेकंड की सेल्फीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो आप जो स्लो फीस टाइप के फीचर है स्लो मोशन फ्रंट कैमरा पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है। ओवरऑल फ्रंट कैमरा से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप फ्रंट कैमरा के इवन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी जो रिजल्ट्स हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा डिसेंट आते हैं। फ्रंट कैमरा से मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप वीडियो साइड की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और उसको मैं हमेशा ही ऑन रखता हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरा में जो 4K की ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। फाइनली बिफोर एंडिंग माय रिव्यू मैं इस मोबाइल फोन के एक ऐसे फीचर के ऊपर बात करना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, और वो है इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि कदरे बड़ी बैटरी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे फ़ोन भी रिव्यू किए हैं जो कि 5000-6000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। लेकिन कोई भी फ़ोन जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ जनरली आता है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको ये मोबाइल फ़ोन अपनी 4500 mAh की बैटरी के साथ परफॉर्म करके देता है। इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है, जो इसकी एंड्योरेंस है, वो नॉर्मल 5000 mAh वाली बैटरी से ज़्यादा है। आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो G90T को लगाया गया है उसको थोड़ा सा लो क्रॉक किया गया है, जिसकी वजह से वो हीटिंग में भी थोड़ा कम जाता है। लाइक अभी भी हीट होता है क्योंकि G90T है, लेकिन कम हीट आती है। और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है। इसके बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 33 वॉट्स के ऊपर काम करता है, और ये जो है ये पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा है, जिसका फ़ायदा ये मिलता है आपको कि मार्केट से जाकर जो आजकल USB-C वाले फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है। इवन मेरा जो एप्पल का मैकबुक प्रो का चार्जर है वो भी इसके ऊपर फास्ट चार्जिंग शो करता है। तो आपको जो चार्जर्स हैं ना तो उनको ढूंढने में मसला आएगा और ना ही कोई और इशू आने वाला है, क्योंकि जो चार्जिंग की सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और फाइनली एक और फीचर जो कि फाइनली मुझे इसमें बहुत पसंद आया वो ये है
कि जब ये मोबाइल फ़ोन 100% पे चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग रोक देता है। तो अगर आप इसको रात को चार्जिंग पे लगाएंगे ये इंटेलिजेंटली उस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकता है। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो जो चीज़ें इसकी मुझे पसंद आई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मैंने पहले बता दी हैं। जिन चीज़ों में मैं कौन कहूँगा वो ये है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि PUBG अल्ट्रा पे खेलना चाह रहे थे तो शायद आपको थोड़ा सा मसला है। अगर आपको एड्स बहुत अनॉय करते हैं तो वो मसला आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, लेकिन उसको आप फिक्स कर सकते हैं। और इन जनरल इस प्राइस कैटेगरी के अंदर दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइसेस जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हैं और आप पहले से इन्फिनिक्स यूज़र हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और गिव अवे जो है वो इंस्टाग्राम पे अनाउंस हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।